नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं भारत के इतिहास की एक ऐसी कहानी के बारे में जिसने पूरे देश की दिशा और दशा बदल दी। ये कहानी है उस समय की जब भारत दुनिया के सबसे अमीर देशों में से एक था, लेकिन धीरे धीरे वही भारत लगभग 200 साल तक अंग्रेजों का गुलाम बन गया। आज जब हम एक आज़ाद देश में रहते हैं तो कई लोगों के मन में ये सवाल आता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ था कि इतना समृद्ध और शक्तिशाली देश अंग्रेजों के कब्जे में चला गया। क्या अंग्रेजों के पास इतनी बड़ी ताकत थी कि वे पूरे भारत को जीत सकते थे, या फिर हमारी अपनी कमजोरियों और आपसी लड़ाइयों ने हमें गुलाम बना दिया? इन सवालों के जवाब जानने के लिए हमें इतिहास में कई 100 साल पीछे जाना होगा। अगर हम 400 से 500 साल पहले के भारत को देखें तो उस समय भारत दुनिया के सबसे समृद्ध देशों में से एक था। भारत को उस समय सोने की चिड़िया कहा जाता था। ये नाम सिर्फ कहने के लिए नहीं था, बल्कि इसके पीछे एक सच्चाई थी। भारत में उस समय व्यापार बहुत तेजी से बढ़ रहा था। यहाँ के मसाले, कपड़े, रेशम, हीरे और कीमती पत्थर दुनिया भर में मशहूर थे। भारतीय कपड़े इतने बेहतरीन होते थे कि यूरोप के लोग उन्हें बहुत महंगे दामों पर खरीदते थे। खास तौर पर बंगाल का मलमल पूरी दुनिया में प्रसिद्ध था। कहा जाता है कि ये कपड़ा इतना महीन होता था कि पूरा कपड़ा एक छोटी सी अंगूठी में से भी निकल सकता था। इसके अलावा भारत के मसालों की मांग भी बहुत ज्यादा थी। काली मिर्च, इलायची, दालचीनी और कई अन्य मसाले यूरोप में बहुत कीमती माने जाते थे। इतिहासकारों के अनुसार उस समय दुनिया की कुल अर्थव्यवस्था का लगभग 25% हिस्सा भारत के पास था। इसका मतलब ये था कि दुनिया की संपत्ति का एक बहुत बड़ा हिस्सा भारत में मौजूद था। यही कारण था कि यूरोप के कई देश भारत के साथ व्यापार करना चाहते थे। इन देशों में पुर्तगाल, फ्रांस, डच और इंग्लैंड जैसे देश शामिल थे। सबसे पहले भारत आने वालों में पुर्तगाल के लोग थे। साल 1498 में पुर्तगाल के नाविक वास्को दा गामा समुद्र के रास्ते भारत के कालीकट बंदरगाह पर पहुंचे थे। वास्को दा गामा की इस यात्रा ने यूरोप और भारत के बीच समुद्री व्यापार का रास्ता खोल दिया। इसके बाद धीरे धीरे कई यूरोपीय व्यापारी भारत आने लगे। इसी दौरान साल 1600 में इंग्लैंड में एक कंपनी की स्थापना हुई जिसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। इस कंपनी को इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम ने भारत के साथ व्यापार करने की अनुमति दी थी। शुरुआत में ईस्ट इंडिया कंपनी का उद्देश्य सिर्फ व्यापार करना था। वे भारत से मसाले, कपड़े और अन्य सामान खरीदते थे और उन्हें यूरोप में बेचकर मुनाफा कमाते थे। धीरे धीरे इस कंपनी ने भारत के कई शहरों में अपने व्यापारिक केंद्र स्थापित कर लिए। सूरत, मद्रास, बॉम्बे और कलकत्ता जैसे शहरों में अंग्रेजों ने अपने ठिकाने बना लिए। उस समय भारत में मुगल साम्राज्य का शासन था। मुगल बादशाहों ने भी अंग्रेजों को व्यापार करने की अनुमति दे दी थी। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, मुगल साम्राज्य कमजोर होने लगा। कई प्रांतों के शासक स्वतंत्र होने लगे और भारत छोटे छोटे राज्यों में बंट गया। यहीं से अंग्रेजों को भारत में अपनी ताकत बढ़ाने का मौका मिल गया। अंग्रेजों ने देखा कि भारतीय राजा अक्सर आपस में लड़ते रहते हैं। उन्होंने इस स्थिति का फायदा उठाना शुरू कर दिया। वे एक राजा की मदद करते और दूसरे राजा के खिलाफ युद्ध में शामिल हो जाते। इस तरह धीरे धीरे अंग्रेज भारतीय राजनीति में दखल देने लगे। साल 1757 भारत के इतिहास में एक बहुत महत्वपूर्ण साल माना जाता है। इसी साल प्लासी की लड़ाई हुई जिसने भारत की किस्मत को हमेशा के लिए बदल दिया। इस युद्ध में एक तरफ अंग्रेजों की सेना थी जिसका नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव कर रहा था। दूसरी तरफ बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की सेना थी। सिराजुद्दौला अंग्रेजों की बढ़ती ताकत से नाराज थे और उन्होंने अंग्रेजों को बंगाल से निकालने का फैसला किया था। लेकिन अंग्रेजों ने युद्ध से पहले ही एक बड़ी साजिश रच ली थी। उन्होंने नवाब की सेनापति मीर जाफर को अपने साथ मिला लिया। अंग्रेजों ने मीर जाफर को लालच दिया कि अगर वो युद्ध में उनका साथ देगा तो उसे बंगाल का नवाब बना दिया जाएगा। जब प्लासी की लड़ाई शुरू हुई तो मीर जाफर ने सिराजुद्दौला का साथ नहीं दिया। इस विश्वासघात के कारण नवाब की सेना कमजोर पड़ गई और अंग्रेजों ने युद्ध जीत लिया। इस जीत के बाद अंग्रेजों ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया, लेकिन असली सत्ता अंग्रेजों के हाथ में ही रही। प्लासी की लड़ाई के बाद अंग्रेजों की ताकत बहुत बढ़ गई। बंगाल उस समय भारत का सबसे अमीर क्षेत्र था और वहां से मिलने वाली संपत्ति ने अंग्रेजों को और मजबूत बना दिया। इसके बाद अंग्रेजों ने धीरे धीरे भारत के अन्य हिस्सों पर भी कब्जा करना शुरू कर दिया। उन्होंने एक नीति अपनाई जिसे फूट डालो और राज करो कहा जाता था।
इसका मतलब था कि भारतीय लोगों और राजाओं के बीच आपसी झगड़े पैदा करो और फिर उस झगड़े का फायदा उठाकर सत्ता अपने हाथ में ले लो। अंग्रेजों ने इस नीति का इस्तेमाल बहुत चतुराई से किया। वे एक राज्य को दूसरे राज्य के खिलाफ भड़काते थे और फिर दोनों को कमजोर करके उस राज्य पर कब्जा कर लेते थे। धीरे धीरे अंग्रेजों ने भारत के बड़े हिस्से पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। लेकिन अंग्रेजों का असली मकसद सिर्फ शासन करना नहीं था। उनका असली उद्देश्य भारत की संपत्ति को लूटना था। उन्होंने भारत से कच्चा माल बहुत सस्ते दामों में इंग्लैंड भेजना शुरू कर दिया। वहां उस कच्चे माल से सामान बनाया जाता और फिर उसी सामान को भारत में महंगे दामों पर बेचा जाता। इससे भारत की स्थानीय उद्योग धंधे धीरे धीरे खत्म होने लगे। भारतीय बुनकर जो पहले दुनिया के सबसे बेहतरीन कपड़े बनाते थे, वे बेरोजगार हो गए। किसानों पर भारी कर लगाए गए और उन्हें मजबूर किया गया कि वे अपनी जमीन पर नील जैसी फसलें उगाएं, जो अंग्रेजों के लिए फायदेमंद थी। इन सब कारणों से भारत की अर्थव्यवस्था धीरे धीरे कमजोर होने लगी और देश में गरीबी बढ़ने लगी। अंग्रेजों के अत्याचार बढ़ते जा रहे थे और भारतीय जनता के अंदर गुस्सा भी बढ़ता जा रहा था। आखिरकार साल 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ एक बड़ा विद्रोह हुआ, जिसे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है। इस विद्रोह की शुरुआत मंगल पांडे नाम के एक भारतीय सैनिक ने की थी। धीरे धीरे ये विद्रोह पूरे उत्तर भारत में फैल गया। इस आंदोलन में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे और बेगम हजरत महल जैसे कई वीर नेताओं ने हिस्सा लिया। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों के खिलाफ बहादुरी से युद्ध लड़ा और इतिहास में अमर हो गई। हालांकि ये क्रांति अंत में सफल नहीं हो पाई, लेकिन इसने अंग्रेजों की नींव हिला दी। 1857 के बाद अंग्रेजों ने ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर दिया और भारत पर सीधा ब्रिटिश सरकार का शासन शुरू हो गया। लेकिन भारतीयों के दिलों में आजादी की आग बुझी नहीं थी। धीरे धीरे पूरे देश में आजादी की लड़ाई और तेज हो गई। महात्मा गांधी ने अहिंसा और सत्याग्रह के जरिए अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन शुरू किया। उनके आंदोलनों ने लाखों लोगों को प्रेरित किया। नमक सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन जैसे आंदोलनों ने अंग्रेजी शासन को कमजोर कर दिया। दूसरी तरफ भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और सुभाष चंद्र बोस जैसे क्रांतिकारियों ने भी अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष किया। इन सभी वीरों ने अपने प्राणों की आहुति देकर देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी। कई सालों के संघर्ष और बलिदान के बाद आखिरकार वो दिन आया जिसका पूरे देश को इंतजार था। 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हो गया। करीब 200 साल की गुलामी के बाद भारत ने स्वतंत्रता की सांस ली। भारत की गुलामी की ये कहानी हमें एक बहुत बड़ा सबक देती है। जब हम आपस में बट जाते हैं और एकजुट नहीं रहते, तब बाहरी ताकतें हमें आसानी से कमजोर कर सकती हैं। लेकिन जब पूरा देश एकजुट हो जाता है, तब दुनिया की कोई भी ताकत उसे गुलाम नहीं बना सकती। आज हमें अपने इतिहास से सीख लेकर एक मजबूत और एकजुट भारत बनाना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।